कल तक जिन न्यूज चैनल्स पर आपने क्रिमिनल की खबरें देखी या सुनी होगी, आज वही क्रिमिनल आपको फिल्मों में देखने को मिल रहा है। रिसेंटली आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 रिलीज हुआ है, जिसमें अतीक अहमद को अतीफ अहमद के नाम से एक पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अतीक अहमद वाकई में ऐसा था जैसा उसे धुरंधर फिल्म में दिखाया जा रहा है, या फिर हकीकत कुछ और ही है। कैसे वो एक गली के गुंडे से इतना बड़ा डॉन बन गया कि उसके तार धुरंधर जैसी इतनी बड़ी फिल्म में आईएसआई और फेक करेंसी माफिया के साथ जोड़कर दिखाए जा रहे हैं। क्या ये बातें वाकई में सच है या सिर्फ एक प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उत्तर प्रदेश प्रयागराज 1970 से 80 के दशक का समय, जब शहर में पुलिस प्रशासन से ज्यादा गुंडों का राज चलता था। उस वक्त वहां के इलाके में इतनी सारी लोकल गैंग्स एक्टिव थी कि आए दिन कोई ना कोई वारदात की घटना तो आम बात थी। जिस माहौल में अतीक अहमद भी बड़ा हो रहा था, उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके, जिसके चलते उसने जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए क्राइम का रास्ता चुना। अतीक अहमद जब सिर्फ 16-17 साल का था, तब से ही उसने मालगाड़ियों से कोयला चुराना शुरू कर दिया। वो और उसकी बाकी गैंग के लोग मिलकर ट्रेन से जाने वाले कोयले को चुरा कर बेचा करते थे, क्योंकि उस वक्त ब्लैक मार्केट में कोयले की इतनी डिमांड थी कि उस वक्त के जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज या भट्टे होते थे, उन्हें सस्ते कोयले की तलाश रहती थी, जो रिक्वायरमेंट उन्हें अतीक अहमद जैसे लोग पूरी कर देते थे। और यहीं से उसने पैसे कमाना शुरू किया, जिनसे उसने कुछ ही टाइम में अपने लिए हथियार खरीद लिए और तो और अपनी गैंग को बढ़ाने के लिए भी शूटर रिक्रूट करने लगा। अब वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो ट्रेन से कोयला चुराना छोड़कर खुद ही कोल कॉन्ट्रैक्टर बन गया। जब भी रेलवे या लोकल अथॉरिटीज कोल डिस्ट्रीब्यूशन या रेलवे स्क्रैप के लिए ऑक्शन रखती, तो उसके आदमी उस वेन्यू के बाहर चारों तरफ फैल जाते, ताकि कोई भी बिजनेसमैन ज्यादा बोली लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। और अगर कोई बिजनेसमैन उनकी बात नहीं मानता तो उसे अतीक के गुंडों द्वारा बुरी तरह पीटा जाता, जिसके चलते अतीक का इस कोल इंडस्ट्री में इतना दबदबा बन चुका था कि अगर किसी भी कोल व्यापारी का ट्रक उसके इलाके से गुजर कर जाना होता तो उन्हें उसे गुंडा टैक्स देकर ही जाना पड़ता। बिना ये टैक्स दिए एक भी ट्रक वहां से पास नहीं हो सकता था। लेकिन अतीक अहमद जिस चाकिया एरिया में रहता था, वो वहां के एक बहुत बड़े डॉन चांद बाबा के इलाके में आता था, जिसका अपने इलाके में काफी दबदबा था, और वो वहां के लोकल लोगों के डिस्प्यूट सुलझाने के लिए दरबार भी लगाया करता था, क्योंकि उस इलाके में उसका बहुत बोलबाला था। अब जैसे जैसे अतीक अहमद का ये कोल रोबरी का धंधा बड़ा होने लगा, तो उसके और चांद बाबा के बीच क्लैश होना शुरू हो गया। चाकिया में आए दिन अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच गैंग्स वॉर होने लगी, जिसमें अतीक अहमद को कई बार जान से मारने की भी कोशिश करी गई, लेकिन वो हर बार बच निकला। लेकिन फिर साल आया 1989 का, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शंस होने वाले थे, जिसमें चांद बाबा और अतीक अहमद भी इलाहाबाद वेस्ट की सेम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। इनके सपोर्टर्स जब भी आमने सामने आते तो एक दूसरे पर पत्थरबाजी और गन फायर तो आम बात हो चुकी थी, लेकिन एंड में जीत अतीक अहमद की होती है और वो इलाहाबाद वेस्ट की सीट से चुनाव जीतकर एमएलए बन जाता है। अब अतीक के पास पैसा, पावर और सत्ता तीनों चीज एक साथ आ चुकी थी, जिसके चलते वो ईयर 1989 में चांद बाबा का मर्डर कर पूरे इलाहाबाद में अपना कब्जा कर लेता है। और इसी के बाद से उसे बाहुबली भी कहा जाने लगा, क्योंकि उसने कोल रोबरी से लेकर रेलवे स्क्रैप तक, लोगों के लैंड डिस्प्यूट को सेटल करने से लेकर खुद के प्राइवेट शूटर हायर करने तक हर जगह अपना कंट्रोल जमा लिया था। हालांकि वो नेता बनने से पहले एक बार जेल भी जा चुका था, जिसने उसकी इमेज खराब या कमजोर करने के बजाय और मजबूत कर दी थी। साल 1986 में उसे गैंगस्टर एक्ट और एक पुराने मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब वो सिर्फ 24 साल का था। लेकिन उसकी ये गिरफ्तारी उसके लिए एक अचीवमेंट की तरह थी, और जेल से बाहर आने के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई, जिसके बाद ही उसने ईयर 1989 में अपना पहला विधानसभा इलेक्शन लड़ा, जिसमें उसे पहली बार में ही जीत हासिल हो गई। 1990 के दशक में जब यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उसने उसे और हवा दे दी। लेकिन जब भी बीच बीच में बीजेपी या बीएसपी की सरकार आई, तो उस पर कई बार शिकंजा कसने की कोशिश करी गई,
जिस दौरान वो कई बार जेल गया लेकिन हर बार बेल पर बाहर आ जाता। लेकिन अतीक की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब साल 2007 में मायावती की सरकार आई। मायावती की सरकार में अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, जिसके चलते वो डर के मारे दिल्ली भाग गया, लेकिन उसे दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और उसे साल 2007 से साल 2012 तक यूपी की अलग अलग जेल में रखा गया ताकि वो जेल से बैठकर अपना नेटवर्क ना चला सके। लेकिन ये सब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि जैसे ही साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार वापस आई, उसे जेल से दोबारा राहत मिलने लगी। लेकिन अतीक अहमद की लाइफ में असली टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। उसके बाद से उसे बेल मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन अतीक फिर भी इतना पावरफुल था कि उसने एक बार साल 2019 में जेल से बैठे बैठे ही एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को किडनैप करवाकर डियोरिया जेल में बुलवाकर पीटा था। इस इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इतना शॉक हो गई कि उन्हें अतीक अहमद को यूपी से शिफ्ट कर गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन साल 2023 में उमेश पाल मर्डर केस अतीक अहमद के गले की हड्डी बन गया। दरअसल हुआ क्या कि उमेश पाल साल 2005 में बीएसपी एमएलए राजू पाल मर्डर केस का लॉयर और आई विटनेस था। राजू पाल, जिसने साल 2005 में अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराकर इलेक्शन जीता था, जिसके चलते कुछ ही टाइम में अतीक अहमद द्वारा उसका मर्डर कर दिया जाता है। उमेश पाल उसी केस का आई विटनेस था जिसे फरवरी 2023 में मार दिया जाता है। उमेश पाल उसी केस का आई विटनेस था जिसे फरवरी 2023 में मार दिया गया। यही वो टाइम था जब यूपी असेंबली सेशन में खड़े होकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे वाला बयान दिया था, जो उस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। और देखते ही देखते कुछ ही टाइम में यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में गाड़ी के ड्राइवर शूटर अरबाज और अतीक अहमद के बेटे असद अहमद मारे गए, जो उमेश पाल के मर्डर केस में इन्वॉल्व थे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने भी अतीक अहमद की सभी लीगल प्रॉपर्टीज डिमोलिश करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर रख दिया। 15 अप्रैल 2023 को जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल प्रोसीजर के लिए ले जाया जा रहा था, तभी 3 शूटरों ने मीडिया का भेष बनाकर उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी और यहीं से अतीक अहमद का हमेशा के लिए दी एंड हो गया। अब यही एग्जैक्ट सीन आपको आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में भी देखने को मिलेगा, जिसमें अतीक अहमद के तार आईएसआई और फेक नोट माफिया से जोड़कर दिखाए गए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर तो कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।